नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीएसई परीक्षा और जीडीसी दोनों में लगभग 1 महीने का समय अभी बचा हुआ है और ये जो 1 महीने हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सही तरीके से अध्ययन करें तो जो जीएस के क्रमशः जीआईसी में 40 प्रश्न और जीडीसी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से अपने स्टडी को आगे बढ़ाना है जीएस के लिए और मैं आपकी किस प्रकार से इसमें हेल्प करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये कि जो मस्ट रीड टॉपिक है यानी कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और इसका नोट्स बना के बार बार आपको रिवाइज करना है क्योंकि यहीं से प्रश्न एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सिलेबस क्या है? देखो दोस्तों, दोनों ही परीक्षाओं का जो सिलेबस है अबाउट सेम है और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो जीआईसी और जीडीसी है उसमें कॉमन पोर्शन क्या है तो करंट अफेयर, ये पोर्शन बिल्कुल कॉमन है। यहाँ से अगर बात करें तो जीआईसी में जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जीआईसी की परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न होंगे वो 40 प्रश्न होंगे, जबकि बात करें अगर जीडीसी के बारे में तो यहाँ पर जीएस के 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो जीएस में करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे 40 में से? तो लगभग मान के चलिए कि 4 से 6 प्रश्न होंगे आपके जीआईसी में और जीडीसी में भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसके बाद बात करें तो इतिहास, इसमें आप जानते हैं 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी पॉलिटी आएगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और इससे जुड़े हुए जो अन्य प्रश्न बनते हैं जैसे कि अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया, सब चीज़ें। एग्रीकल्चर, कृषि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इन्वायरमेंट, ये बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, लेकिन यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों भारत का भूगोल प्लस यूनिवर्स और जो मतलब ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसमें देखो वैसे तो बहुत डीप, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमें आपके एग्ज़ाम के लिहाज से पढ़ना है तो ये सिलेबस बहुत ही कम समय में मैं कंप्लीट करूँगा आपके लिए। दोस्तों बात करें तो साइंस, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, रीजनिंग और मैथ से भी प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर एक मुख्य समस्या ये होती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रीजनिंग और मैथ से थोड़ा सा या तो परहेज है या फिर मतलब उनका जो बैकग्राउंड है वो साइंस का नहीं रहा है तो उनको मैथ समझ में कम आती है। हालांकि मैं कहूँ तो ये जो 3 पोर्शन आपके हैं साइंस, रीजनिंग और मैथ, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कंक्रीट पोर्शन है। अगर इसमें आपकी ग्रिप हो तो बहुत ही आसानी से साइंस से 2 से 3 प्रश्न मैं 2 मान के चलता हूँ, रीजनिंग से कम 2 से 3 प्रश्न 3 मान के चलता हूँ, मैथ से भी कम से कम 3 प्रश्न, यानी कि लगभग 8 से 9 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगर 30 में 8 से 9 प्रश्न आपको मिल रहे हैं या फिर 40 में लगभग 10 प्रश्न आपको मिल रहे हैं तो ये एक बड़ी अचीवमेंट आपकी हो सकती है। ठीक है, हालांकि दोस्तों बात करें अगर हम करंट अफेयर के बारे में तो करंट अफेयर कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को बताया कि करंट अफेयर से 4 से 6 प्रश्न हो सकते हैं, हो सकता है कि 4 से 7 प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, तो यहाँ पर करंट को बिल्कुल भी इग्नोर किया नहीं जा सकता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट अफेयर आपको पिछले 1 वर्ष का पढ़ के चलना है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें इस साल अपडेट हो चुकी हैं जैसे कि कुछ युद्धाभ्यास हैं जो कि 2026 में आयोजित हो चुके हैं तो उनको 2026 का पढ़ना है। कुछ इंडेक्स हैं जो कि 2026 में जारी हुए हैं तो उनको 2026 का पढ़ना है। कुछ नई घटनाएं जैसे कि कुछ जैसे सम्मेलन वगैरह होते हैं, अगर 2026 में वो ऑर्गेनाइज हुए हैं तो उनको पढ़ना है 2026 के मुताबिक। लेकिन अगर ये घटनाएं अभी दोबारा से नहीं हुई हैं, 2026 में ये इवेंट आयोजित नहीं हुए हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में 2025 का ही इवेंट लेके आपको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो लास्ट 1 ईयर का रखा है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मैं बताऊं आपको तो मुझे लगता है कि अगर आप सितंबर 2025 से पढ़ना शुरू करें और मार्च 2026 तक का करंट अगर आप पढ़ लें अच्छे से तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि 1 साल का करंट पढ़ने के बजाय, जो कि बहुत ही विस्तृत हो जाएगा क्योंकि आपको अपना विषय भी तैयार करना है प्लस आपको जीएस में और भी बहुत सारे पार्ट कवर कर रहे हैं, तो आप सितंबर से मार्च तक का जो करंट है इसको आप पढ़ लीजिए।
अब इसको आप पढ़ेंगे तो इसकी पीडीएफ तो मैं आपको दे चुका हूँ पेड ग्रुप में, और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं वो डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसके लिए मैं आपकी हेल्प किस प्रकार से करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर करंट अफेयर के बूस्टर डोज आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इससे क्या होगा कि प्रतिदिन सुबह सुबह आपको करंट अफेयर का एक बूस्टर डोज उपलब्ध होगा अगले कम से कम 20 दिनों तक। और ये जो 20 दिन होंगे, इन 20 दिनों में मैं आपको सितंबर से लेकर मार्च तक का जितना भी महत्वपूर्ण करंट है वो मैं आपको करवा दूंगा, प्लस इसकी पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, तो सितंबर से लेकर मार्च तक का अब यहाँ पर करंट अफेयर बूस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, और इसका पहला वीडियो आज ही अपलोड होगा। तो आप लोग पहले दिन से ही इस वीडियो को वॉच करना स्टार्ट करें। अब दोस्तों बात करें इतिहास के बारे में, तो इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने आप लोगों से कहा था कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका भाग है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मेडिवल और एंशियंट भी पढ़ने का समय आपको मिल रहा है तो आपको क्या क्या पॉइंट कवर करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, आप केवल मॉडर्न पढ़ के जाएंगे, तब भी आपको ज़्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन मेडिवल और एंशियंट में भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राचीन इतिहास से आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। देखो कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ के तो रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर मध्यकालीन इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर आपको अरबों का सिंध पर आक्रमण, महमूद गजनवी, गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, मुगल काल, यहाँ से 2-3 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। इनका नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इनका रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आप इसको रिवाइज अच्छे से कर लें एग्ज़ाम से पहले। अब दोस्तों बात करें आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में, तो उत्तरवर्ती जो मुगल सम्राट हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, और इसके बाद जितने भी मुगल सम्राट बने हैं, जैसे कि आप जानते हैं 1760 में जब ये जो औरंगजेब था इसकी डेथ होती है, तो उसके पश्चात जो सम्राट बनता है 65 वर्ष की आयु में, वो था कौन? शाह आलम। शाह आलम का नाम था, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, और शाह आलम से इतिहास थोड़ा सा बदलने लगता है। इसके बाद अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र, जिसके बाद मुगल वंश समाप्त हो जाता है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया था। इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है केवल वही पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाके हमें नहीं पढ़ना है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इनका क्रम क्या रहा, क्या क्या इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं लागू की, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी, जिसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे कि राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, विवेकानंद, विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह जिसमें संथाल, मुंडा, कोल, सिपाही विद्रोह वगैरह शामिल हैं, जाति सुधार आंदोलन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके अधिवेशन, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हमको पढ़नी हैं। बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में, तो क्या क्या पढ़ना है आपको, तो भारतीय संविधान की विशेषता, यानी कि ये संविधान जो है किस प्रकार से लागू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, मूल अधिकार भाग 1 से लेकर भाग 4 तक आपको संविधान अच्छे से कंठस्थ करके रखना है अनुच्छेद के साथ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज व्यवस्था, न्यायपालिका, संविधान के संशोधन, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि चीज़ें हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत। पर्यावरण, कृषि, अर्थशास्त्र, बजट, पंचवर्षीय योजनाएं, मुद्रास्फीति, बैंकिंग टर्म, ये सब केवल एक एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इनको मैं कवर करूँगा आपको MCQs के माध्यम से, ताकि एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट आपको मिल सके। भूगोल में दोस्तों ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, नदियाँ, ठंडी और गर्म जलधाराएं, यूनिवर्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। विज्ञान, यूपी स्पेशल, जनगणना, गणित और रीजनिंग। तो यहाँ से दोस्तों आपके प्रश्न बनेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा जो टॉपिक है ये 30 दिनों में कैसे कवर होगा, तो इसकी चिंता मत करिए, मैं जिस्ट के रूप में आपको पढ़ाऊंगा और चीज़ें आपको मैं बहुत ही तेज़ी से कवर करूंगा, तो आपको बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप केवल GIC के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि GIC में जो GS का वेटेज है वो 40 प्रश्न का है, 120 प्रश्न आएंगे कुल, इसमें 40 प्रश्न आपका केवल GS है, यानी कि 1/3 केवल GS ही आपका रहने वाला है। तो GS को आप बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं।
तो फिलहाल दोस्तों अब जो भी समय आपके पास है उसका सही सदुपयोग करने का समय आ चुका है। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं प्रतिदिन प्रयास करूँगा एटलीस्ट आपको 2 वीडियोज उपलब्ध कराने का। पहला वीडियो बिल्कुल मॉर्निंग में आपको मिलेगा जिसमें मैं आपको करंट का बूस्टर डोज उपलब्ध कराऊंगा, करंट का बूस्टर डोज। और इसके बाद एक वीडियो आपको और मिलेगा, वो या तो लेक्चर का होगा या फिर मॉक टेस्ट का होगा, ठीक है। और दोस्तों प्रयास ये है कि जो मॉक टेस्ट हैं वो इस प्रकार से बनाए जाएंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी अच्छे से कवर हो जाए। ज़रूरत पड़ी तो बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी ली जाएंगी। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप इन दोनों परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी आदि सभी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जब आप खंड शिक्षा अधिकारी पढ़ेंगे तो अलग से कुछ सिलेबस आ जाएगा, उसमें दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ना पड़ेगा या कोई अलग सम्राट उसमें आ जाएंगे। सारी चीज़ें यही रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपका जो जीएस है वो चलेगा और हमारे साथ आप बने रहिए। आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने का पूरा आश्वासन मैं आपको देता हूँ। मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो भी चुकी हैं, कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। हाँ, गाइडलाइन ये मैं आपको दे रहा हूँ कि जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनको मैं अब डेली कुछ लेक्चर सजेस्ट करूँगा जिनको आपको प्रतिदिन देखते रहना है। यानी कि एक एक दिन आपको अब बिल्कुल उसका सदुपयोग करना है, उसको जाया नहीं जाने देना है, ठीक है। बाकी आगे जो समय है आप देख रहे हैं, इसमें कई सारी शादी विवाह, लगन और गर्मियों का मौसम है, घटना दुर्घटना बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। इन सब चीज़ों के साथ आपको सामंजस्य बैठाना है। बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं है कि सारा समय केवल आप सामाजिकता में दे दें, ठीक है। अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि अगर आप मजबूती से खड़े नहीं हो पाए तो समाज भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। अपनी पोजीशन के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, आप जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप करते हैं, समाज में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको बंद करके सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिलेबस पर फोकस करिए। बाकी जो आपकी क्लासेज हैं लगातार चलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।